मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बायोलॉजिक पे। आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दाबों के बारे में, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे परासरण दाब की। चूँकि आप परासरण की परिभाषा पढ़ चुके हैं, अपने को पता है कि विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाला जो गमन है वो हमने कहा था क्या होता है, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। हम बात कर रहे हैं परासरण दाब की। तो परासरण दाब वास्तव में क्या है? वह दाब जो विलायक अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर आने से रोकने के लिए आवश्यक हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यदि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित होने वाले विलायक अणुओं को रोकना हो तो जो दाब आवश्यक होता है वो दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। और बेसिकली ये जो दाब है ये विलयन में उपस्थित किस पर निर्भर करता है? विलेय के अणुओं पर। तो हम यहाँ परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको ओपी के द्वारा दर्शाएंगे। तो ओपी जो है वो समानुपाती होता है विलयन में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या। अर्थात यदि किसी विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या ज़्यादा है तो ओपी का मान उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम बात करें शुद्ध जल अर्थात शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल क्या होता है? मिनिमम। क्यों? क्योंकि उसमें विलेय के अणु अनुपस्थित हैं। तो जो मिनिमम है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है। पादप जगत में एक प्लांट है जिसका नाम है एट्रीप्लेक्स कॉनिफेरेटिफोलिया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम है, जो कि लगभग 202.5 समथिंग एटमॉस्फेयर के आसपास नापा जाता है। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि हम परासरण दाब के अलग अलग जो पौधे हैं उनमें यदि इनके बढ़ते हुए क्रम की अगर अपन बात करें तो परासरण दाब का सबसे कम जो मान होता है वो होता है जलोदविद में। उसके बाद यानी कि इसका मान सबसे कम, जलोदविद के बाद में समोदविद में इनसे थोड़ा ज़्यादा, समोदविद के बाद मरुद्भिद यानी कि जो मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें और भी ज़्यादा, और जो लवणोद्भिद हैं यानी कि जो लवणीय मृदा में या लवणीय जैसे दलदल वगैरह में पाए जाते हैं, जहाँ समुद्री जल की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा होती है, लवणों की मात्रा ज़्यादा उपस्थित होती है, वहाँ जो है वो मैक्सिमम होता है किसका मान? ओपी का मान। तो यदि परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम के बारे में आपसे पूछा जाए तो जलोदविद में सबसे कम और लवणोद्भिद में सबसे अधिक। चूँकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मरुद्भिद पादप हैं उनमें सर्वाधिक ओपी का मान देखा जाता है। अब बात करते हैं ओपी के सिग्निफिकेंस की, यानी कि इसके महत्व की। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जो बीजाणुधानियाँ हैं उनके स्फुटन, इसके अलावा मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, इसके अलावा एक कोशिका से पास या समीपस्थ स्थित दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण, इसके अलावा रसारोहण की प्रक्रिया आदि सभी में परासरण दाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके बाद नंबर 2 पे जो दाब आता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो है स्फीति दाब। कौन सा दाब है? स्फीति दाब। स्फीति दाब को समझने के लिए हम ये एक डायग्राम देख रहे हैं। ये एक सामान्य आंशिक स्फीत कोशिका है जिसके बाहर की ओर हम मानते हैं कि हमने एक अल्प परासरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो चूंकि अपन ने पीछे पढ़ा है, यदि किसी कोशिका को हाइपोटोनिक या अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो अंतः परासरण की क्रिया द्वारा जल के अणु कहाँ पहुँचते हैं? कोशिका के अंदर जाते हैं। जैसे ही जल के अणु कोशिका के अंदर पहुँचेंगे तो वो सीधे कोशिका रस में प्रवेश करेंगे।
कोशिका रस में जाने पर इसके आयतन में वृद्धि होगी, जो कि एक दाब लगाएगा। दाब जो है वो यहाँ उपस्थित कोशिका की विभिन्न जो अंतर वस्तुएं उन पे सब पे लगेगा। परिणाम स्वरूप यहाँ लगातार आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप जो कोशिका झिल्ली है वो धीरे धीरे कोशिका भित्ति की ओर क्या होगी, अग्रसर होगी। जैसे जैसे कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति की ओर अग्रसर होगी तो कोशिका झिल्ली द्वारा अंदर से बाहर की तरफ, किस तरफ, आंतरिक से बाहर की तरफ एक दाब लगाया जाता है, और इसी दाब को स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए हम संकेत काम में लेते हैं टीपी, और टीपी जो है वो हमेशा इन साइड से किस तरफ लगता है, आउट साइड की तरफ। फिर इसके बाद लगातार कोशिका में जल के प्रवेश के फलस्वरूप जब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब लगाती है तो हम ये सोच सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है वो लगातार यदि किसी कोशिका भित्ति पर दाब लगाएगी तो हो सकता है कोशिका भित्ति टूट जाए या कोशिका रप्चर हो जाए या कोशिका फट जाए, लेकिन ऐसा यहाँ सामान्यतः नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जितनी मात्रा में स्फीति दाब अंदर से बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया जाता है, उतनी ही मात्रा में कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर एक दाब लगाया जाता है, जिसको WP यानी कि कहा जाता है भित्ति दाब। क्या कहते हैं? भित्ति दाब, अर्थात वॉल प्रेशर। और इसको दर्शाने के लिए जो संकेत काम में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, WP। ये बाहर से किस तरफ लगाया जाता है, अंदर की ओर लगाया जाता है। और एक पूर्ण स्फीत कोशिका में, अर्थात यानी कि जब ये कोशिका झिल्ली मैक्सिमम जितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है उस स्थिति में जब कोशिका पहुंच जाती है तो हम उसको कहते हैं पूर्ण स्फीत कोशिका। और पूर्ण स्फीत कोशिका वाली स्थिति में टीपी सदैव किसके बराबर होता है, WP के, अर्थात स्फीति दाब भित्ति दाब के बराबर होता है। और ये दोनों ही दाब मिलकर के किसी भी पादप कोशिका की आकृति को निश्चित बनाए रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक अन्य दाब की, DPD, जिसका नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, अर्थात विसरण दाब न्यूनता। और साथ ही साथ DPD, प्रासरण दाब OP, स्फीति दाब TP और भित्ति दाब WP, इन सब में अंतर संबंध के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।